मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी में आप सबका स्वागत है। मैं अपने राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता हूं और इस समय लोक प्रशासन विषय पर परिचर्चा हो रही है और लोक प्रशासन में प्रारंभ में लोक प्रशासन की अर्थ और प्रकृति, क्षेत्र एवं उसके महत्व के विषय पर यह दूसरा प्रसारण है। पहले प्रसारण में अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की परिचर्चा पूर्ण नहीं हो पाई थी और इसीलिए यह धारावाहिक रूप में अनुक्रम में यह दूसरी श्रृंखला आपको प्रेषित कर रहा हूं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और इससे लाभान्वित हों तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज मैं लोक प्रशासन की परिभाषा पर परिचर्चा करूंगा। परिभाषा का क्रम इसके पहले वाले प्रसारण में मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसमें कोई कमी हो गई है तो विद्यार्थी इसकी आवृत्ति भी करेंगे और इसे और सहजता से समझने का प्रयास करेंगे और उनके पाठ्यक्रम के लिए यह अत्यंत उपयोगी होगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं यह दूसरा प्रसारण आपको समर्पित कर रहा हूं। लोक प्रशासन हिंदी में दो शब्दों के युग्म से बना है, लोक और प्रशासन, जिसमें लोक का अभिप्राय नागरिकों से है, जनता से है और प्रशासन का अभिप्राय सेवा करने, लोक कल्याण करने और विकास करने से है। लोक कल्याण को सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। लोक प्रशासन आंग्ल या अंग्रेजी भाषा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना या कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करना। इस प्रकार लोक प्रशासन सामान्य रूप में एक व्यवस्था या प्रबंधन है और यह प्रबंधन और व्यवस्था एक सामूहिक क्रिया है। यह व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, व्यक्तिगत क्रिया नहीं, एक सामूहिक क्रिया है और सामूहिक क्रिया जब भी संपन्न होती है वह एक संगठन के माध्यम से संपन्न होती है। तो लोक प्रशासन सामान्य रूप से लोक कल्याण है, लोक प्रशासन जनसेवा है। लोक प्रशासन यह जनसेवा एक सामूहिक क्रिया के माध्यम से संपन्न होती है, सामूहिक संगठन के माध्यम से संपन्न होती है और यह संगठन जब लोक कल्याण को अपना उद्देश्य बनाता है तो इन समस्त गतिविधियों को, समस्त क्रियाकलापों को हम लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन एक शासकीय नीति, एक सार्वजनिक नीति है और उस नीति पर निर्णय लेना, नीति बनाना, नीति पर निर्णय लेना, फिर नीतियों को लागू करना या क्रियान्वयन करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, समान रूप से जनता के मध्य संपत्ति का वितरण करना, इस स्तुत्य कार्य को, इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करना, व्यवस्थित ढंग से संपन्न करना लोक प्रशासन कहलाता है। इस प्रकार लोक प्रशासन सामान्य रूप से एक सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन, एक नीति का निर्माण है, नीतियों को लागू करना, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है, लोक विकास को सुनिश्चित करना है, आधारभूत संरचना का विकास करना है। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन जनसेवा है। यह जनसेवा सरकार के माध्यम से संपन्न होती है और सरकार का एक विशिष्ट संगठन होता है। तो यह जनसेवा, यह जन कल्याण एक संगठन के माध्यम से जब संपादित होता है, जब संपन्न होता है, तो इन समस्त गतिविधियों को हम लोक प्रशासन सामान्य रूप से कहते हैं।
सरकार जनसेवा के लिए वित्त का प्रबंधन करती है तथा उसका समान वितरण करती है, जिसके अध्ययन को हम लोक प्रशासन कहते हैं। प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई न कोई निकाय होता है और इन्हीं निकायों को हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। तो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण करना, नीतियों को लागू करना, नीतियों के लिए संगठन में उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, ये समस्त क्रियाकलाप लोक प्रशासन कहलाते हैं। अब हम परिभाषाओं पर आए तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा एल.डी. व्हाइट महोदय ने प्रस्तुत की है। एल.डी. व्हाइट महोदय ने कहा है कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण लोक प्रशासन कहलाता है। अपनी परिभाषा में एल.डी. व्हाइट महोदय ने लोक प्रशासन को डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कहा है। अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रयास बताया है और यह सामूहिक प्रयास अनेक व्यक्तियों का यह समूह है जो निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण के रूप में अभिव्यक्ति पाता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए एल.डी. व्हाइट महोदय ने कहा कि लोक प्रशासन के तत्वों में निर्देशन शामिल है, निर्देश शामिल है, डायरेक्शन शामिल है। निर्देशन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, निर्देशन देना माने उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को नीतियों को क्रियान्वयन के लिए, नीतियों को लागू करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे हम निर्देशन कहते हैं। उच्च अधिकारी निम्नतर अधिकारी को निर्देशन देता है कि तभी वह विहित नीति निर्णय का स्वरूप और आकार ग्रहण करेगा। माने नीतियों को बनाना, और नीतियों को बनाएगा कौन? उच्च पदाधिकारी, उच्च प्रशासनिक निकाय, और उच्च प्रशासनिक निकाय इस पर निर्णय लेगा और निर्णय को लागू करने के लिए अपने कनिष्ठ पदाधिकारियों को, कनिष्ठ अधिकारियों को जब निर्देशित करता है तो इसे हम लोक प्रशासन की शब्दावली में निर्देश करते हैं, जिसे उच्चतर अधिकारी द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश कह सकते हैं। उसे लागू करने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं। समन्वय का अर्थ कार्मिकों के मध्य समन्वय की स्थापना करना। उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों से समन्वय स्थापित करता है। समान स्तर के अधिकारी अपने समान स्तर के अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। थानाध्यक्ष दूसरे थानाध्यक्ष से अगर समन्वय स्थापित करके चलता है तो शांति और सुरक्षा को प्रतिस्थापित करने में सहायता मिलती है। एक राज्य का प्रशासन दूसरे राज्यों को सहयोग करता है, ये समन्वय से होता है। जैसे कोविड-19 की समस्या है, एक साथ समन्वित रूप से भारत सरकार ने भारत के शीर्ष प्रशासन से, भारत के प्रशासन अर्थात कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल ने, अर्थात मंत्रिमंडल और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और उस निर्णय को समस्त देश में लागू किया गया। लॉकडाउन, अब तो अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। तो यदि यह निर्देश नहीं होता तो कोविड-19 की समस्या के का समाधान नहीं होता। इसका छुआछूत से प्रसार बढ़ता, सामाजिक प्रसार बढ़ता रोग का। तो इसलिए हमने लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई है। यह लॉकडाउन की प्रक्रिया निर्देशन है, उच्च अधिकारी द्वारा समस्त भारतवर्ष में उसे क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है वह निर्देश के माध्यम से संपन्न होती है। पुनः समन्वय आता है तो भारत के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक राज्य के प्रशासन ने समन्वय के साथ लॉकडाउन को प्रतिस्थापित किया है। यह समन्वय है। यातायात को बंद किया गया है, यातायात के विभिन्न संसाधनों को बंद कर दिया गया, यह समन्वय है। अभी बिहार में बाढ़ आई हुई, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डिमांड करें, मांग प्रस्तुत करें कि हम अपनी जल पुलिस दीजिए जो पीएससी के माध्यम से अपने सेवाएं प्रदान करती है, तो यह एक राज्य का दूसरे राज्य से समन्वय है। और एक बहुत साधारण सा उदाहरण,
किसी कारखाने में काम करने वाले किसी प्रभाग या विंग के कार्मिक अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 3 लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में असमर्थ हैं, वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से व्यथित हैं, तो उन 7 लोगों द्वारा 3 लोगों के कार्यों को भी सहयोगपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये कार्मिकों के माध्य समन्वय। तो आदेश के बाद यह समन्वय एलडी व्हाइट महोदय ने महत्वपूर्ण अपने परिभाषा में यह तत्व समाहित किया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है नियंत्रण की स्थापना करना। प्रशासन आदेश के माध्यम से, निर्देश के माध्यम से और समन्वय के माध्यम से भी नियंत्रण प्रतिस्थापित करता है। नियंत्रण के स्थापना से ही प्रशासन अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। जैसे किसी शहर में अशांति है, दंगे हो रहे हैं, तो वहां जिला अधिकारी द्वारा नागरिकों को देखते ही गोली मारने का आदेश देता है, तो हमारे सुरक्षा बल शहर में परिभ्रमण करते हैं और जिला अधिकारी के आदेश का कंप्लायंस कराते हैं और शांति और व्यवस्था को स्थापित करते हैं नियंत्रण के माध्यम से। और नियंत्रण के माध्यम से लोक कल्याण सुनिश्चित होता है, शांति और व्यवस्था की स्थापना होती है। तो एलडी व्हाइट महोदय ने एक साथ निर्देश, नियंत्रण और समन्वय को लोक प्रशासन कहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा लूथर गुलिक महोदय ने प्रस्तुत की। लूथर गुलिक महोदय का मानना है कि निर्धारित उद्देश्य की जो लोक प्रशासन अपनी नीतियों में, अपने निर्णयों में जो उद्देश्य निश्चित करता है, उन उद्देश्यों को पूरा करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। अपने छोटे से वाक्य में लूथर गुलिक महोदय ने नीति निर्माण, निर्णय निर्माण और क्रियान्वयन को लोक प्रशासन की संज्ञा दी है, अभिहित किया है और कहा है कि उन वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करना, उन मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना जिसके लिए लोक प्रशासन की स्थापना हुई है, अर्थात लोक कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया कार्य लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन की तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा फिफनर महोदय ने प्रस्तुत की और फिफनर महोदय ने कहा है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का संगठन एवं संचालन लोक प्रशासन कहलाता है। फिफनर महोदय ने लोक प्रशासन को और उसकी अर्थवत्ता को, उसके व्याकरण को, उसकी शास्त्रीयता को, लोक प्रशासन के अर्थ को और विस्तार दिया है और कहा है कि मानव भी एक संसाधन है और उसका संगठन और संचालन लोक प्रशासन है। जैसे हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत की शीर्ष कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, उसके द्वारा ही भारत के प्रशासन का निर्णय लिया जाता है। और वो कैसे संसाधन है? प्रधानमंत्री मानवीय, उनका पूरा मंत्रिमंडल मानव है। मानव एक रिसोर्स है और उसके द्वारा लिया गया निर्णय मानवीय संसाधन द्वारा लिया गया निर्णय कहलाएगा। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं अपने महाविद्यालय में अपने राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए, उनकी ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे महाविद्यालय में आए हुए हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा, जबकि मैं एक संसाधन हूँ, एक मानवीय संसाधन हूँ, ह्यूमन रिसोर्स हूँ, किया गया कृत्य, संगठन और संचालन लोक प्रशासन कहलाता है। दूसरा मानवीय संसाधन का संगठन है और दूसरा यह भौतिक संसाधनों का संगठन और संचालन है। कहीं से अभ्रक निकल रहा है, कहीं से जिप्सम निकल रहा है, इसका प्रबंधन लोक प्रशासन करता है। तो ये भौतिक संसाधनों का भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तापी बिजली परियोजनाएं हैं, तो ये अलग अलग जो संगठन है, ये भौतिक संगठन है, उनका निर्माण करना, कैसे उससे जिप्सम निकलेगा, कैसे थोरियम निकलेगा, कैसे जादू कूड़ा के खान से यूरेनियम निकलेगा, यह समस्त प्रबंधन और प्रशासन जो भौतिक संसाधनों का है, जो मानवीय संसाधनों द्वारा अपनाया जाता, किया जाता है, ये दोनों क्रियाकलाप, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का, दोनों का संगठन करना
लोक प्रशासन कहलाता है। एक और उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। भारत में आम नागरिकों के लिए, जो बहुत साधारण नागरिक हैं और जो आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम रेल के माध्यम से किया जाता है। और रेलवे संगठन में जो काम करने वाले कार्मिक हैं वो मानवीय संसाधन है, जो कर्मचारी हैं वो मानवीय संसाधन है, और ट्रेन एक भौतिक संसाधन है जिसके माध्यम से हम गंतव्य तक यात्रियों को ले जाते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का संगठन और संचालन है, जिससे लोक प्रशासन कहते हैं और जिसके माध्यम से लोक कल्याण सुनिश्चित होता है। तो फिफनर महोदय ने इसे एक बृहत्तर आयाम देते हुए वांछित माने इच्छित जनता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जनता की जो इच्छा है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का संगठन बताया। अगली परिभाषा महत्वपूर्ण विद्वान हर्बर्ट साइमन महोदय प्रस्तुत करते हैं, और हर्बर्ट साइमन महोदय यह बताते हैं कि समूह के उद्देश्यों के लिए, अर्थात लोक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास लोक प्रशासन कहलाता है। लोक कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक प्रशासन फिफनर महोदय के बाद हर्बर्ट साइमन महोदय लोक कल्याण की दिशा में किया गया प्रत्येक कार्य को साइमन महोदय लोक प्रशासन बता रहे हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण परिभाषा देते हुए डिमाक महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध क्या और कैसे है। क्या का अर्थ लोक नीतियां हैं और कैसे का अर्थ है कि किस प्रकार उसका क्रियान्वयन हो, किस प्रकार उसका संचालन हो, किस प्रकार उसका निष्पादन हो। तो लोक प्रशासन का संबंध डिमाक महोदय के अनुसार क्या और कैसे से है, क्या का अभिप्राय विषय से है अर्थात नीति निर्माण और निर्णय निर्माण से है, और कैसे का उद्देश्य क्रियान्वयन से है। इसलिए डिमाक महोदय कहते हैं कि यह नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन है, अर्थात इसे कैसे लोक कल्याण के लिए लागू किया जाए, यह समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए हर्बर्ट साइमन महोदय कहते हैं समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति, और साइमन के बाद जो दूसरी बड़ी परिभाषा आती है वह विड्रो विल्सन महोदय की आती है, और विड्रो विल्सन महोदय कहते हैं कि लोक विधियों को व्यवस्थित करना तथा उन्हें लागू करना लोक प्रशासन कहलाता है। विधियां मनुष्य का नियंत्रण करती हैं। विधियों का निर्माण विधायिका द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, और व्यवस्थापिका का निर्माण जनता करती है। व्यवस्थापिका का निर्माण जनता करती है। व्यवस्थापिका का निर्माण जनता अपने मतदान के माध्यम से करती है। इसलिए व्यवस्थापिका का निर्माता जनता है, और विधि के अनुसार प्रशासन करना अर्थात जनता की इच्छा के अनुसार शासन करना है। इसे विड्रो विल्सन लोक प्रशासन कहते हैं। उसकी बड़ी साधारण व्याख्या आप करें तो विधियों के निर्माण के पीछे जनता है, और विधि का शासन अर्थात व्यक्ति शासन नहीं करेगा, विधियां शासन करेंगी। तो विड्रो विल्सन महोदय कहना चाहते हैं कि विधि के अनुसार यदि लोक प्रशासन अपने लोक उद्देश्यों को प्राप्त करता है तो ऐसी प्रशासनिक गतिविधियों को, ऐसे कृत्यों को हम लोक प्रशासन कहेंगे जिसमें लोक कल्याण सुनिश्चित हो, और यह लोक कल्याण विधियों के माध्यम से हो, विधियों को सुव्यवस्थित करने से हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से होगा, और लॉ एंड ऑर्डर को सीधे लोक व्यवस्था विधियों के अनुसार शासन को सुनिश्चित करना लोक प्रशासन कहलाता है। और विधियों का निर्माता अंततः विधियां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाई जाती है, और वो प्रतिनिधि
जन आकांक्षाओं को, जनता की इच्छा की उपेक्षा नहीं करते हैं, तो जैसी जनता की इच्छा होती है उसी अनुसार विधि का निर्माण होता है और उसी विधि के अनुसार किया गया कार्य लोक प्रशासन कहलाता है, ऐसा वुडरो विल्सन महोदय ने कहा। तो इस प्रकार लोक प्रशासन विधि का शासन है, लोक प्रशासन नीतियों का निर्माण है, लोक प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन है, लोक प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लिया गया निर्णय है, लोक प्रशासन लोक कल्याण है, लोक प्रशासन विकास को सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया है, लोक प्रशासन जनसेवा है, लोक प्रशासन एक व्यवस्था है, लोक प्रशासन एक प्रबंधन है। ये सामान्य अर्थ निकलता है इन परिभाषाओं से जो हमें प्राप्त होता है। इन तत्वों को समाहित करके हम लोक प्रशासन का परिनिर्माण करते हैं, इसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। अब लोक प्रशासन की जितनी परिभाषाओं विद्वानों ने प्रस्तुत की हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम लोक प्रशासन को दो भागों में विभक्त करते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषाएं हैं और दूसरी संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा है। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में शासन के तीनों अंग क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका समाहित है। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप लोक प्रशासन कहलाता है। एल.डी. व्हाइट, फिफनर, वुडरो विल्सन एवं डिमाक जैसे विद्वान लोक प्रशासन की व्यापक परिभाषा या व्यापक दृष्टिकोण के पक्षपोषक हैं। इनका मानना है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों निकाय लोक प्रशासन के अनिवार्य अंग हैं और इन्हीं से मिलकर लोक प्रशासन का निर्माण होता है। लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका नहीं है, वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। इस प्रकार यह व्यापक दृष्टिकोण के विद्वान, जिसमें एल.डी. व्हाइट, फिफनर, वुडरो विल्सन एवं डिमाक महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने लोक प्रशासन को व्यापक बनाने का प्रयास किया और उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शासन के क्रमशः तीनों अंगों को समाहित कर दिया। और लोक प्रशासन की जो दूसरी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बना है वह है संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के विपरीत अवधारणा है संकुचित दृष्टिकोण। वह कहता है कि लोक प्रशासन में शासन के तीनों अंग समाहित नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन में शासन के केवल एक अंग कार्यपालिका को समाहित करेंगे, तब हम कार्यपालिका के समस्त क्रियाकलापों, समस्त कृत्यों को, समस्त प्रक्रिया को लोक प्रशासन के अंतर्गत उसकी परिधि में समाहित करेंगे। और संकुचित दृष्टिकोण के प्रमुख विचारकों में से, प्रमुख पक्षपोषकों में सम्मिलित हैं हर्बर्ट साइमन, विलोबी, हेनरी फियोल तथा आर्डवे रीड। ये लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के पक्षपोषक विद्वान हैं। इस प्रकार दोनों दृष्टियों, संकुचित दृष्टिकोण तथा व्यापक दृष्टिकोण को सम्मिलित अगर हम कर दें तो लोक प्रशासन के ये सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं कि लोक प्रशासन निश्चित उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास है। ये निष्कर्ष का पहला पॉइंट है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास लोक प्रशासन है। दूसरा, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं और ये बहुत से लोगों का जो सामूहिक स्वरूप है वह लोक प्रशासन कहलाता है। तीसरा है, प्रशासन एक संगठन के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने या निष्पादित करने का काम एक संगठन के माध्यम से करता है। चौथा इसका बिंदु है कि प्रशासन औपचारिक संगठन, इसकी एक औपचारिकता, इसका एक मानक होता है। औपचारिक होने का मतलब एक मानक निर्धारित होता है, यह अनौपचारिक नहीं होता है। जो मानकों की परिपूर्ति करेगा वही औपचारिक संगठन कहलाएगा। जैसे कोई स्नातक एवं स्नातकोत्तर का महाविद्यालय है
पीजी कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज है, तो उसका मानक है कि जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होगा वह वहां पर प्रवेश पा सकता है। प्रवेश के लिए भी औपचारिकता है कि वह एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश की परीक्षा में बैठेगा और प्रवेश की परीक्षा में बैठने के उपरांत अगर वह वरीयता सूची में सम्मिलित होगा तो वह वरीयता सूची में सम्मिलित होने वाला विद्यार्थी ही उसमें प्रवेश पा सकेगा। यह औपचारिकता है। वहां जितने अध्यापक नियुक्त होंगे वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों का परिपालन करेंगे। वही व्यक्ति साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद प्रोफेसर नियुक्त होंगे। तो औपचारिक संगठन मानक निर्धारित मानकों पर अवलंबित होते हैं, जिसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। लोक प्रशासन सदैव औपचारिक संगठन होता है। इसका पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोक प्रशासन सदैव प्रत्यायोजन विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के आधार पर काम करता है, जिसका सहज अर्थ है कि एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी में कार्यों का, अधिकारों का विभाजन कर देता है और उसे उस स्थान पर उन लोक प्रशासन के उन विहित उद्देश्यों के प्राप्ति करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा। तो लोक प्रशासन सदैव, यह एक अर्थ में विकेंद्रीकरण ही है, लेकिन विकेंद्रीकरण से थोड़ी सी पहले की प्रक्रिया है, विकेंद्रीकरण से थोड़ी सी सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह केवल अधिकारों का ही विभाजन नहीं है, बल्कि जो अधिकार विभाजित होंगे उसके लिए नीति और नियम बनाने का भी अधिकार, जिसमें शक्तियां आरोपित या अधिकार जिसमें न्यस्त किए जाएंगे, अधिकार जिसमें दिए जाएंगे, उस अधिकारी को प्राप्त होगा, जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों में प्रदान किया जाएगा। जैसे जिला अधिकारी अपने अनेकानेक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में उप जिला अधिकारी में विभाजित करता है। यह प्रत्यायोजन विधायन का एक उत्कृष्ट अनुपम उदाहरण है। इसका अंतिम और छठा पॉइंट है, जो निष्कर्ष है इन परिभाषाओं और इन दृष्टिकोणों का, व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण। और अब तक हमने जो लोक प्रशासन को समझा है विद्वानों के विशिष्ट परिभाषाओं के क्रम में, कि लोक प्रशासन में लोक हित और व्यक्तिगत हित में, अर्थात कार्मिकों के हित और लोक हित से टकराते हुए कहीं कहीं प्रतीत होते हैं, लेकिन अंततः उसमें लोकहित प्रभावित हो जाता है। क्योंकि भारत में या किसी भी जहां लोक प्रशासन है, जहां लोकतंत्र स्थापित है, वहां विधि का शासन है और वहां पर सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक नीति या लोक नीति व्यक्तिगत हित पर प्रभावी होती है। इसलिए लोक प्रशासन लोकहित को प्रमुखता देता है और व्यक्तिगत हित पीछे हो जाता है। इस प्रकार लोकहित का ही क्रियान्वयन होता है। इन परिभाषाओं से ये 6 पॉइंट निष्कर्ष के निकलते हैं और अवशेष हम आपको लोक प्रशासन की प्रकृति को अगले हम प्रसारण में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।